नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूएसएन न्यूज़। शहर के विकास में एक बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो स्थानीय निकाय संस्थाओं की होती है। नागपुर शहर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और प्रगति कर रहा है और कई तरह की विकासात्मक जो दृष्टिकोण है वो शहर का दिखाई दे रहा है, उसमें बड़ी भूमिका जो है वो नागपुर महानगर पालिका की है। तो नागपुर महानगर पालिका अपने एक नियोजन के साथ में काम करती है शहर के विकास को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत सर। एक लंबी बातचीत हम सर से करेंगे और नागपुर महानगर पालिका का नागपुर शहर को विकसित किए जाने का क्या कुछ प्लान है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बातचीत को हम शुरू करें, लेकिन उसके पहले जो सर जिस तरीके की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कई जो है महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय किए हैं, उन निर्णयों का जो है असर भी दिखाई दे रहा है। ये निर्णय क्या कुछ है, इस पर जो है इस बातचीत के दौरान जो है आपको जानकारी, हमारे दर्शकों को जानकारी मिलेगी। सर, सबसे पहला तो सवाल आपसे मेरा यही है कि नागपुर को किस तरीके के शहर के रूप में आप देखते हैं, कैसा आपका अनुभव रहा है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो किस तरीके से इस शहर की छवि को आप देखते हैं? नहीं, नागपुर एक सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। अपने देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शहर है उसमें से नागपुर आता है। और इस शहर को यानी एक कनेक्टिविटी की तरफ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पूरा यहाँ पे कॉमर्स चलता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती है विदर्भ रीजन या फिर ओवरऑल सेंट्रल इंडिया अगर देखा जाए, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी जो है अपने सेंट्रल इंडिया की ग्रोथ इंजन जो जिसको हम मान सकते हैं, ऐसा शहर है। और इसी शहर को अगर हमें आगे लेके जाना है तो एक ग्लोबल अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल सिटी बनाना है, तो उसके लिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चाहिए या फिर एक विजन चाहिए, वो साथ लेके हम महानगर पालिका जो है आगे बढ़ रही है। सर, कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हैं वो आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन हो रहा है, आपके दौर में वो क्रियान्वयन हो रहा है, वो कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं? जैसे कि एक प्रोजेक्ट तो नाग नदी, पोरा नदी, इनसे जुड़ा हुआ है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद में बहुत तरह की जो समस्याएं हैं शहर की, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में नागपुर शहर को बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीके से पहचान दिलाएंगे? और नाग नदी और पोहरा नदी जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसके बारे में आप डिटेल में बता दें तो अच्छा। बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू, यानी अलग अलग जो हमारी स्कीम्स है और एनएमसी के खुद के बजट के थ्रू हमारे कई इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स है चल रहे हैं। उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट, यानी उसका प्रदूषण रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो एक मंजूर हुआ है। वो जायका का जो है, जापानीज जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है, उनके लोन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मान्यता से ये प्रोजेक्ट एक मंजूर हुआ है। तो उसमें अपने नागपुर शहर का जो नॉर्थ नागपुर है और सेंट्रल पार्ट है, उसके ड्रेनेज के बारे में जो प्रॉब्लम्स है, आपको पता है कि सिटी में ड्रेनेज नेटवर्क है वो कई एरिया में तो 30-40 साल पुराना है। तो ऐसे जगहों पे अगर नई डेवलपमेंट जब होती है तब कुछ चोकेज की दिक्कतें आती है, या फिर रिक्वायरमेंट जब बढ़ती है, कुछ अनसर्व्ड एरियाज होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स डील करने के लिए ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ नाग रिवर में जो पोल्यूशन होता है, जो कुछ अनट्रीटेड सीवर पहले नाग रिवर में मिक्स होता है, वो अवॉइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट करेगा, जिसमें हमें क्लोज कॉन्ड्यूट के थ्रू पूरे एसटीबी के तक ये हमारा जो सीवेज है हम लेके जाएंगे जी। सिमिलरली जो साउथ नागपुर का पार्ट है, उसके ड्रेनेज के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अमृत 2 जो स्कीम है, उसके अंदर हमारा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, उसके वर्क ऑर्डर्स भी हो गए हैं, काम शुरू हो गया है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे सिटी का जो सीवेज नेटवर्क है और हमारी सीवेज को ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो हम एनहांस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की राशि से ये हमारे प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। उसका नाग रिवर का आप देखिएगा आगे एक 5 साल का उसका वर्किंग पीरियड है, अभी उसका सर्वे भी चल रहा है, पीएमसी अपॉइंटमेंट हो गई है। और पोहरा रिवर तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, अगले 2-2.5 साल में वो काम भी खत्म होंगे जी। ये ड्रेनेज के बारे में हुआ। साथ ही में रोड नेटवर्क जो है, सीमेंट कंक्रीट के जो रोड्स है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हमें निधि उपलब्ध करा दिया था फेज 4 का, उसके काम चल रहे हैं। अपने सिटी में ट्रैफिक इंप्रूव होना चाहिए, इसके लिए IITMS का जो प्रोजेक्ट है,
इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसके वर्क ऑर्डर्स हो गए। तो उसी के थ्रू भी हम एक अडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो होती है वो पूरे सिटी में एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और साथ ही में कुछ एडिशनल कैमराज, एनपीआर कैमरा है या फिर रोड ट्रैफिक, यानी अलग अलग जो वायलेशंस होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो कैमराज है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, उसका भी एग्जीक्यूशन जो है अभी शुरू हो गया है जी। साथ ही साथ अलग जो हमारे कुछ मार्केट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं। एनएमसी गार्डन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देती है, वो चल रहे हैं। हमारा हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो सिटी के हर एक क्षेत्र में जो सिटी के एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नीड है या फिर लोगों को सुविधा देने के लिए जो आवश्यक है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है वो हम सिटी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जी। सर, ये जो IITMS जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये प्रोजेक्ट जो है इसके बाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से दुरुस्त हो जाएगा नागपुर शहर का। और बड़ी उसको लेकर बीते दिनों शिकायतें और दिक्कतें भी निकल कर सामने आई, तो उसके सुधार की दृष्टि से ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना महत्वपूर्ण होगा, साबित होगा। जी। जैसे आपको पता है कि दिन ब दिन लोगों की जैसे आय बढ़ती जा रही है, वैसे व्हीकल्स की संख्या भी जो है रोड पे बढ़ती जा रही है। तो उसको ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो तो उस पर तो काम हो ही रहा है। अलग अलग ओवर ब्रिजेस है या फिर रोड की क्वालिटी यानी अपग्रेडेशन, मैंने जैसे आपको बताया कि कंक्रीट रोड्स है, ये तो काम चल ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक का जो क्रियान्वयन होता है, वो मैनेजमेंट होता है, वो सिस्टम बेस्ड और एक सुचारू तरीके से हो, इसके लिए ये IITMS का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया गया है और उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसमें हम हमारी सभी ट्रैफिक जो ऑलमोस्ट 160 अपने ट्रैफिक जंक्शन जो है वहाँ पे अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जो है वो हम लगाने वाले हैं। इसमें ट्रैफिक साइकिल जो होती है, अपनी सिग्नल साइकिल जो होती है, सभी सिग्नल्स उसमें चेंज किए जाएंगे और सिग्नल साइकिल जो होती है वो जो व्हीकल्स की डेंसिटी है उस मोमेंट पे रियल टाइम डेटा लेके उसके हिसाब से ट्रैफिक साइकिल जो है वो एडजस्ट की जाएगी, ये सिस्टम रहेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक वायलेशंस के भी कुछ रूल्स, कुछ ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं, उसका डिटेक्शन करना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आवश्यक RLVD कैमराज, ANPR कैमराज वो लगाए जाएंगे। और VMS यानी वेरिएबल मैसेज साइंस जो है वो ऑलमोस्ट 50 स्क्वायर्स पे हम लगाएंगे। पूरी एक इसमें एक ट्रैफिक सिमुलेशन की भी सिस्टम हमने रखी हुई है कि कोई सिनेरियो अगर आता है, जैसे हमें ग्रीन कॉरिडोर अवेलेबल करवाना है या फिर VIP मूवमेंट है, तो उसके लिए ट्रैफिक किस प्रकार हमने करनी चाहिए एडजस्ट, वो एक हमें सिस्टम बेस्ड हमें सोल्यूशन मिलेगा। वो उसका भी एक प्रावधान इस प्रोजेक्ट में है। तो ओवरऑल एक सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक जो है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें कम हो जाएगा और साइंटिफिकली हम उसको प्रॉपरली सिग्नल साइकिल हो या फिर बाकी सब चीज़ें हैं वो हम मैनेज कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का पूरा आउटकम ये निकलेगा। IITMS के बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया सर। एक और प्रोजेक्ट है नंदग्राम प्रोजेक्ट, उसके बारे में आप बताइए। एक बड़ी समस्या नागपुर शहर की ये भी है कि जो खुले में जानवर जो हैं वो सड़कों पर दिखाई देते हैं। वो जानवर वो हैं, कुछ पालतू हैं उसमें और कुछ जो हैं वो बेआवारा जानवर वो भी हैं। लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार की मदद से ये नंदग्राम प्रोजेक्ट जो है वो किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट किस तरीके से है, इसका लाभ किस तरीके से होगा, और ये जो जानवर सड़कों पर मौजूद रहते हैं इसकी वजह से दुर्घटना की भी जो संभावना है वो बहुत होती है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से। नंदग्राम प्रोजेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के मदद से ये अप्रूव हुआ है। ऑलमोस्ट इसका 104 करोड़ का इसका पूरा टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, उसका काम भी शुरू हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे कंसेप्ट ये था कि जैसे आप बता रहे थे कि स्ट्रे एनिमल्स की दिक्कत है, वो तो है ही, साथ ही साथ हमारे सिटी में जो अनऑथराइज्ड काउ शेड्स है यानी गोठे हम बोलते हैं, उसके वजह से हेल्थ हजार्ड्स भी हो सकते हैं, कई दिक्कतें होती है। तो सिटी के बीचों बीच जो ऐसे काउ शेड्स है उनको हटा के उनका बेटर मैनेजमेंट होने के लिए एक जगह पे उनको लाया जाए, वहाँ पे उनको साइंटिफिकली हम उनका पालन कर पाए। आगे जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, पशुओं की हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, बाकी सब चीज़ें है, डिपार्टमेंट के थ्रू जो अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं उसका बेटर उसको लाभ दिया जा सके, इसके लिए उनको एक जगह पे शिफ्ट किया जाए। ये इस कंसेप्ट का, ये प्रोजेक्ट का कंसेप्ट था। उसके अनुसार ऑलमोस्ट अभी 1500 से 2000 एनिमल्स के लिए हम जो नंदग्राम प्रोजेक्ट है वहाँ पे जगह होगी उसके लिए। साथ ही में हम एक गौशाला भी बना रहे हैं जहाँ पे जो आपने बताया कि स्ट्रे एनिमल्स का जो प्रॉब्लम है
उसको भी डील किया जाएगा। यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ होगी, यानी उसको प्रॉपरली साइंटिफिकली जो आवश्यक है उस प्रकार के साथ से वहाँ पे काउ शेड्स बनेंगे। प्लस वहाँ पे मेडिकल यानी वेटरनरी फैसिलिटीज़ रहेगी। वहाँ पे जो मलमूत्र निकलता है उससे हम गैस भी तैयार करेंगे, और वहाँ पे मिल्क चिलिंग प्लांट वगैरह वो भी लगने वाला है, तो उसका एक प्रॉपरली डेवलपमेंट हो पाएगा। ये एरिया क्वाथोड़ा एरिया में पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका काम अभी शुरू हुआ है जी। इसके बाद सर एक और नागपुर महानगर पालिका की महत्वपूर्ण सेवा है आपली बस सेवा। उसकी स्थिति किस तरीके से है? वो तो जिस तरीके से स्थिति है उसमें यह है कि नागपुर महानगर पालिका अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के और फाइनेंशियल मदद लगाकर जो है इस सेवा को चला रही है, ताकि नागरिकों को बहुत हद तक जो है वो सस्ते दर में यात्रा करने की सेवा मिले। उसकी स्थिति किस तरीके से है? और चलो ऐप को हाल फिलहाल में हमने एसोसिएट किया है, तो उसका कितना फ़ायदा हुआ है, और क्या यात्रियों की संख्या नया कलेवर और नया स्वरूप दिए जाने का जिस तरीके से प्रोसेस हो रहा है उसके माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यात्रियों की संख्या का बढ़ना एक बड़ी समस्या अब भी इस बस सेवा के लिए है। नहीं, आपली बस सेवा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। अपनी सिटी की जो बस सर्विसेज है वो उसको हम आपली सेवा बस से कहते हैं। आप देखिएगा किसी भी जो बस सर्विसेज चलती है वो कई बार सेल्फ सफिशिएंट यानी फाइनेंशियली नहीं हो पाती है, उसको क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना पड़ता है। उसी तरीके से हम भी एनएमसी के थ्रू बस सर्विसेज चलाने के लिए जो भी कुछ अगर घाटा आता है या फिर कुछ फाइनेंसेस उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं वो हम हर साल प्रोवाइड करते हैं। बट ये प्रैक्टिस जो है आप देखिएगा हर यूएलबी या फिर इवन स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स में भी ये प्रैक्टिस होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए, बट साथ ही साथ में हमारे जो लोगों को हमें सर्विस देनी है सिटी एरिया में, वो सर्विस इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने कुछ कदम महानगर पालिका ने उठाए हैं कि हमारी जो ई बसेस है, कई सारी अपनी बसेस जो है डीजल बसेस है या फिर सीएनजी की बसेस है वो पुरानी हो गई है जी। उसको सभी फ्लीट को हम अभी रिप्लेस कर रहे हैं हमारे ई बसेस के साथ। अभी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमें 250 ई बसेस का भी हमने टेंडर फाइनलाइज किया है, वो भी हमारा सप्लाई होगा। साथ ही साथ पीएम ई बस सेवा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसके थ्रू नागपुर को 150 ई बसेस हमें मिलने वाली है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कहते हुए कि आपली बस सेवा एक सस्टेनेबल डायरेक्शन में हम वी आर मूविंग, क्लीन एंड ग्रीन बस सर्विस के लिए हम जा रहे हैं। क्योंकि अगले 2 से 3 साल में हमारे सिटी बस यूनिट का हर एक बस जो होगी वो ई बस होगी। यानी बहुत ही ये बड़ी बात है कि क्लाइमेट चेंज हम जो बोलते हैं या फिर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम होता है, एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, उसमें सुधार करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि हमें नागरिकों को सुविधा इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए एक तो हमने अभी IBTMS जो है इंटीग्रेटेड बस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है, बस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वो चलो ऐप के थ्रू करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो हमारा उनका जो ऐप है उनके थ्रू हम ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन पासेस इशू हो सकते हैं। हमने मैनुअल टिकटिंग भी बंद कर दी है, उसका शेड्यूलिंग जो है प्रॉपरली हम कर पाएंगे। प्लस बस कौन सी बस कहाँ पे मूव हो रही है वो हम ट्रैक कर पाते हैं, उसके डिस्प्ले यूनिट्स हम बस स्टॉप्स पे अभी लगा रहे हैं। तो ओवरऑल एक जो टेक्नोलॉजी पार्ट है अपने बस सर्विसेज का और जो इंटरफेस है लोगों के साथ, वो इससे बहुत इम्प्रूव होने वाला है। तो ये IBTMS के बारे में हो गया। प्लस मैंने जैसे आपको बताया कि ई बस हम नए शेड्यूल्स भी कुछ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्लीट का भी अभी एक्सपांशन हो रहा है। तो कुछ अनसर्व्ड एरियाज जो है उसको भी हम सर्व कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर की डिमांड्स है, वहाँ एडिशनल शेड्यूल्स लगा रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे हमारी पैसेंजर की जो काउंट है वो बढ़ने में मदद होगी। अभी हम अराउंड डेली 1.25 से 1.5 लाख पैसेंजर्स डेली अपनी बस सेवा जो है उसके थ्रू उसका लाभ उठाते हैं। और आपको एक देखना पड़ेगा कि मेट्रो भी अपने यहाँ पे शुरू हुई है, वो भी एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो हमारे कुछ पैसेंजर पहले जो अपनी बस सेवा यूज करते थे, अभी वो मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनका भी हम अभी इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर रहे हैं कि बस और मेट्रो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट ना करे। इसके लिए भी जो प्लानिंग आवश्यक है वो भी हमारी महा मेट्रो के साथ चल रही है। जी, एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है नागपुर शहर के लिहाज से, हॉकिंग जोन को लेकर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा आप उस पर सख्त दिखाई दिए कि कोर्ट का जो आदेश है
उसका पूरी तरीके से पालन हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है जिस हद तक उसका प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हॉकिंग जोन जो है वो कब तक घोषित हो जाएंगे पूरी तरीके से, और कब तक वो जो नॉर्म्स हैं वो पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे, ताकि उसकी वजह से यातायात भी बेहतर हो, नागरिकों को भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और हॉकिंग जोन में जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी एक तरीके से जो है वो सहूलियत मिल सके। तो हॉकिंग जोन की जो स्थिति है वो किस तरीके से? अभी फिलहाल अपने नागपुर सिटी में 46 हॉकर जोन जो है हमने नोटिफाई कर दिए हैं। अपनी हॉकिंग पॉलिसी भी जो है वो हमने जो तैयार की थी वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव हो गई है। लेकिन आपने जैसे बताया कि हॉकिंग जो हॉकर्स है वो कई सारे अपने हमें दिखते हैं कि हॉकिंग पॉलिसी के व्यतिरिक्त भी यानी उसके कुछ जगह पे वायलेशंस होते हैं, या फिर जो एरिया हॉकर जोन करके डेजिग्नेटेड नहीं है वहाँ पे भी हमें हॉकर्स दिखते हैं। तो उसके लिए अभी एडिशनल एक हमें एक तो उस चीज़ है कि लाइसेंस उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एंड एक जो सर्वे हमने करना चाहिए वो भी अभी हम सर्वे अंडरटेक करने वाले हैं कि जिसमें हॉकर्स का एक बार वन टाइम स्नैपशॉट लिया जाए और जितने नागपुर सिटी के हॉकर्स है फिर उनको कौन कौन से जगहों पे हॉकर्स जोन देना आवश्यक है, ये देख के उनको वहाँ पे अलॉटमेंट की जाएगी। फिलहाल हमारा ये होता है कि हमारे जो इंक्रोचमेंट यूनिट्स है वो एटलीस्ट जहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन क्रिएट होता है या फिर फुटपाथ वगैरह पूरी तरह से कहीं ऑक्यूपाई किए जाते हैं, तो ऐसे एरिया पे हम रेगुलरली कार्रवाई करते रहते हैं। ये इशू जो है हॉकर्स जोन का जो इशू है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। जैसे हॉकर्स जोन का अपना एक लीगल स्टेटस है, उनकी जो एक लीगल राइट्स है, साथ ही साथ में बाकी जो स्टेक होल्डर्स है जैसे शॉप ओनर्स हो गए या फिर वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका भी जो है व्यू पॉइंट है वो कंसिडर करके हमें एक प्रॉपरली जो सोल्यूशन है वो निकालना है। तो धीरे धीरे उस तरफ भी हम आगे मूव हो रहे हैं। एक और सर सवाल है फुटपाथ से जुड़ा हुआ। फुटपाथ को भी एक तरीके से अब सड़कों पर नागरिकों के अधिकार के तौर पर देखा जाता है, तो फुटपाथों की क्या किस तरीके की स्थिति है, और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट जो है वो दिखाई देता है, और एक हमारा माइंडसेट ही बना हुआ है कि जहाँ पर फुटपाथ है हम अभी तक उस स्थिति में ही नहीं आ पाए कि फुटपाथ है, फुटपाथ का हमें इस्तेमाल करना है। इस तरीके की भी दृष्टिकोण जो है वो दिखाई देता है, और दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि फुटपाथ है भी, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, और फुटपाथ होने के बाद में भी उसका मिसयूज भी हो रहा है। नहीं, फुटपाथ तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सिटी को हमको ग्रीन और क्लीन बनाना है तो उसके लिए बेसिकली पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो है उसको हमको फैसिलिटेट करना आवश्यक है। तो अभी जो भी हम नए रोड्स बनवाते हैं उसमें प्रॉपरली जो अपने डिजाइन है, जो नॉर्म्स है, उसके हिसाब से हम फुटपाथ भी अवेलेबल करवा देते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कई जगहों पे अभी हमने इवन सिविल लाइन्स है, बाकी एरियाज में भी जहाँ पे फुटपाथ की टूट फूट हुई है वहाँ का रिपेयर का कार्यक्रम लिया हुआ है, तो वो भी हम कर रहे हैं। कई जहाँ पे तंग गलियां है, अलग से पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए फुटपाथ निकालना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे तो हमें कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वही देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि हॉकर्स को जो हटाना है वो एक जैसे है कि उनका भी एक जो वहाँ का राइट है वो ध्यान में रखते हुए हमें हॉकर्स को निकालना पड़ता है। तो उसका एक जो मिडिल पॉइंट हमें इसके बारे में लेना पड़ेगा कि फुटपाथ तो अवेलेबल होने ही चाहिए, पर साथ ही साथ में हॉकर्स वहाँ पे जो है उनका भी व्यवसाय जो है एज पर रूल्स वहाँ पे वो कर पाए। एक और ज़रूरी सवाल है सर आपसे, मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये शहर के सभी नागरिकों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कचरा संकलन का जो व्यवस्था है हमारा, और उसी के आगे अगर हम बढ़े तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा एक प्लान ये दिखाई देता है कि कचरा संकलन की जो व्यवस्था है उसको लेकर लगातार हमेशा सवाल उठते रहते हैं। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन जो हमारी कंपनीज हैं जो कचरा संकलन करती हैं उन पर पेनल्टीज लगाती है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है वो पेनल्टी कार्रवाई इसी तक जो है वो सीमित होती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन बीते दौर में हमने ये भी देखा कि आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर सीरियस हैं, बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जो हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि कचरा संकलन की जो हमारी व्यवस्था है शहर की वो एक तरीके से बेहतर हो, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ सर्वेक्षण जो है केंद्र सरकार का अभियान, उसमें भी हमारी गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। तो पूरी तरीके से हमारी कचरा संकलन की व्यवस्था कब तक बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, और इसी से जोड़ते हुए एक ये भी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा खाका है, प्लान है, उसके बारे में आप बता दीजिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अगर बारे में बात करेंगे तो हम डोर टू डोर कलेक्शन जो है कचरा संकलन आपने जैसे बताया है वो जो हमने आउटसोर्स किया हुआ है,
तो जो भी हमें लोगों के तरफ से कंप्लेंट आती है, लोग प्रतिनिधि हो या डायरेक्ट लोग हो, उनके तरफ से जो कंप्लेंट्स आती है, और हमारे भी फील्ड विजिट्स में हमें दिखता है कि कई बार जो कचरा संकलन जो है, गाड़ियाँ समय पे नहीं पहुंच पा रही है या फिर डेली कवरेज नहीं हो रहा है, तो उसके अनुसार जैसे आपने बताया कि हम फाइन की प्रक्रिया जो है वो तो हम करते ही है, आवश्यक फाइन लगाते हैं, बट उससे लोगों की सर्विस इम्प्रूव करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेली हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है सर्विस। तो इसका बेटर मॉनिटरिंग हो, इसके लिए भी हमने हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पूरी एक सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश की है, कि जहाँ पे हमें दिखता है कि अलग अलग रूट जो हमने फाइनलाइज किए हैं वहाँ पे कवरेज कितना हुआ है, कोई स्टॉपेजेस मिस किए हैं क्या, एंड उसके बेसिस पे जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम कंसर्न कंपनी को फिर पूछ सकते हैं कि ये आपने क्यों नहीं किया है। तो उससे एक मॉनिटरिंग इम्प्रूव होने के कारण सर्विसेज थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। एट द सेम टाइम हमारी जो इश्यूज है, जैसे जीवीपी बोलते हैं हम, या कचरा के पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तो उसको क्लियरेंस रात में ही करना चाहिए, वो हमने एक सिस्टम लगाई है। कुछ मार्केट्स जो है नाइट स्वीपिंग का भी हमने अभी शुरू किया है, कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जमा होता है मार्केट्स वगैरह एरिया में, जहाँ पे नाइट स्वीपिंग करना आवश्यक है, वो भी हमने शुरू किए हैं। प्लस व्हीकल्स की संख्या जो है डोर टू डोर कलेक्शन की, वो बढ़ाने के लिए हमने कुछ अभी व्हीकल्स महानगर पालिका के मार्फत भी हमने परचेस किए हुए हैं। उसमें कुछ हमने कॉम्पैक्टर्स, मोबाइल कॉम्पैक्टर्स एंड हुक लोडर्स भी परचेस करके अभी वो सिटी के इसमें है, सर्विस में है। साथ ही में ये जो कचरा जमा होके अपना जो प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, तो अभी वहाँ पे अपनी एक जो नेदरलैंड्स की कंपनी है SSBD, उसके साथ में एक कंसोर्शियम जो है, उनको ये सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने का काम गया हुआ है। उनका काम अभी चल रहा है। 1000 टन प्लस 200 टन तक की उनकी कैपेसिटी वो जनरेट करने वाले हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो तैयार करने वाले हैं। उसका 10 मेट्रिक टन का भी पायलट प्लांट जो है शुरू हो गया है। तो पूरा उसका बड़ा जो प्लांट है उसके कंस्ट्रक्शन को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। और टेंटेटिवली जो बीच में टेम्पररी उन्होंने जो प्रोसेसिंग प्लांट एक अवेलेबल कराना था, अपेक्षित था, वो भी शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट 400 टन के ऊपर डेली अपनी जो है वहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। एक बहुत बड़ा जो काम अपने यहाँ पे हुआ है कि हमने जो लीगेसी वेस्ट है उसको बायोमाइनिंग की प्रक्रिया से हमारी पूरा काफ़ी जो एक भांडेवाड़ी में एक जगह थी, 30 एकड़ की जगह थी, जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, वो पूरा लीगल सी वेस्ट हमने क्लियर किया हुआ है। और अभी उसी जगह पे अपना सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने वाले हैं। प्लस एडिशनल अभी जो हमने काम अलॉट किए हैं, उसकी वजह से जो भी अपने सिटी में अभी तक का पूरा कचरा जमा हुआ है उसका बायोमाइनिंग के थ्रू हम क्लियरेंस करने वाले हैं। तो ये एक प्रोसेसिंग प्लांट है। अपना CND वेस्ट का जो है, राड़ा रोड़ा जो होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो होता है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट भी अभी शुरू हो गया है। डिसेंट्रलाइज तरीके से जो RRR जो हम बोलते हैं कि रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, ये सेंटर जो है हमारे पूरे 10 जोन में हमने शुरू कर दिए हैं, जिसमें महिला बचत गट अभी काम कर रहे हैं कि जो रिसाइकल करने जैसे कंपोनेंट्स है वो वहाँ पे आएंगे, और उसके वजह से फिर डंपिंग ग्राउंड या फिर प्रोसेसिंग प्लांट पे जो लोड होता है वो कम होगा, और वो वापस उसका रिसाइकलिंग हो पाएगा और रोजगार भी उसमें जनरेट होता है। फिर आत्मनिर्भर वार्ड है, स्वच्छ मार्केट है, ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। और मुझे बताने में अच्छा लगता है कि यानी इवन सिटीजन्स का या NGOs या फिर महिला बचत गट हो, उनका भी बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो एक अपना सभी का एक एम है कि अपने नागपुर एक क्लीन सिटी होनी चाहिए, ग्रीन सिटी होनी चाहिए, तो उसके तरफ महानगर पालिका पूरी कोशिश कर रही है। एक और सर बड़ा ज़रूरी सवाल है, मुझे लगता है कि बारिश के दिनों में ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाती है, और बीते दिनों तो नागपुर शहर में इसकी चर्चा खूब हुई कि सीवरेज लाइन के जो चोकेज की समस्या है वो, हालांकि उसको लेकर एक बड़ा निर्णय अभी हाल फिलहाल में ही आपने लिया है कि जो घन कचरा व्यवस्थापन विभाग है उसमें जो PHC को पूर्व में जो अलग कर दिया गया था, हालांकि डिपार्टमेंट एक ही तरीके का काम करता है, उसको आपने फिर से मिलाने का काम किया ताकि वो काम जो है और ज़्यादा बेहतरीन स्मूथ तरीके से हो। तो ये सीवरेज लाइन के चोकेज से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। ये समस्या
हमेशा के लिए शहर से खत्म हो जाए, इसको लेकर क्या कुछ नियोजन किया गया है, कोई प्लान बनाया गया है? क्योंकि है कि जो हमारी सीवर लाइन है वो बहुत पुरानी है, कई कई जगहों पर अंग्रेज़ों के ज़माने की भी जो है वो स्थिति दिखाई देती है। अब जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है, जो हमारा वेस्ट है वो जिस तरीके से निकल रहा है, वो जो पाइपलाइन है पुरानी, उनकी क्षमता नहीं है। तो एक तरीके से अब उससे मुक्ति दिलाने के लिए क्या कोई एक नया प्लान बनाया गया है जिससे हम ये मान सके कि आने वाले समय में ये जो दिक्कत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए शहर की? देखिए, पूरी तरीके से तो मैं अभी अब बोल नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली वो कम करने के लिए हमने बहुत कोशिश करी है। मैं इसको दो इसमें डिवाइड करूंगा कि एक जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो लोगों के आ रहे हैं कि चोकेज की समस्या आ रही है, उसको जैसे अभी हमने बताया कि हमारे घन कचरा व्यवस्थापन को ये काम अभी वापस सौंपा गया है। उनके पास जो एडिशनल मैन पावर होती है उसके थ्रू अगर ज्यादा कंप्लेंट्स आई तो फिर वो एडिशनल मैन पावर डाल के भी काम करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो रिसाइकलर्स होते हैं हमारे, या फिर चोकेज निकालने के लिए अपने जेटिंग मशीन्स वगैरह जो होते हैं, सक्शन कम जेटिंग मशीन्स, उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ाई हुई है। अभी ऑलमोस्ट 12 के ऊपर जो है हमने कॉन्ट्रैक्चुअल स्वरूप पे लिए है। 8 मशीन्स हमारी खुद की है और अभी एडिशनल 7 मशीन्स का हमने टेंडर किया है। तो मैन पावर एंड मशीनरी के बारे में हमने डिपार्टमेंट को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, जिसकी वजह से जो चोकेज की कंप्लेंट्स आ रही है वो डील कर पाए। ये हमारी जो हाजिरी स्टैंड है या फिर हमारे ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल पे अगर किसी की कंप्लेंट आती है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। सेकेंडली, आपने जैसे बताया कि ये समस्या जनरेट क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा कुछ जगहों पे सीवेज नेटवर्क काफी पुराना है या फिर वहाँ पे ग्रोथ एरिया की या डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है और वहाँ का डायमीटर कम है। तो हमने हमारे पूरे सीवेज नेटवर्क का सिटी का मैपिंग कर लिया है। जीआईएस बेस्ड मैपिंग हर एक सिटी का पूरे सीवेज नेटवर्क का हुआ है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जायका और पोहरा का जो हमारा प्रोजेक्ट है अमृत 2 में, उसमें दो चीजें हम करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे जो क्रॉनिक चोकेज पॉइंट्स के एरियाज है वो भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू किया जाएगा। साथ ही में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ जो एरियाज बड़े पैमाने पे रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर जहाँ पे एडिशनल बिल्डिंग परमिशंस हो रही है, वो उसमें हम अभी ही आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े डायमीटर के लाइंस है वो डालने वाले हैं, ताकि आगे जाके उसमें क्रॉनिक चोकेज के प्रॉब्लम्स कम जनरेट हो। तो ऐसे दोनों ही तरीके से, यानी टेम्पररी प्रॉब्लम सोल्यूशन एट द सेम टाइम पूरा नेटवर्क स्ट्रेंथन करके आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जी, एक और ज़रूरी सवाल है, शहर जिस तरीके से बढ़ रहा है और नए इलाका जो है वो शहर से जुड़ गया है बीते कुछ वक्त में, वाटर मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके की स्थिति है? और उसको अमृत योजना का अभी आपने जिक्र किया कि उसका काम जो है वो शुरू है, तो इसका प्लान किस तरीके से और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कराया जा रहा है? वाटर सप्लाई के बारे में आपको पता है कि हमारा 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो एक आउटसोर्स किया है एक कंपनी को, OCW जो है वाटर यूटिलिटी है ये, उनके थ्रू वाटर सप्लाई अपना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किया जाता है। इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए यानी कई मेजर्स उनके तरफ से भी लिए जाते हैं, कुछ रिप्लेसमेंट्स होती है या फिर सिस्टम इंप्रूवमेंट होती है उनके तरफ से भी लिए जाते हैं। बट महानगर पालिका जो खुद के बजट से है, हमने अमृत 1 और अमृत 2 दोनों ही इसमें हमारे सिस्टम इंप्रूवमेंट यानी बड़े ट्रंक लाइंस जहाँ पे डालना आवश्यक था वो ट्रंक लाइंस डाले हुए हैं। कुछ अनसर्व्ड एरियाज जो थे सिटी के, वो अनसर्व्ड एरियाज क्लियर किए हैं, और पानी की टांकियाँ जो अपनी जो एक डीएमए बोलते हैं मल्टीपल, यानी ये होता है कि उस अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है सिटी को, और जितना हम फाइन वहाँ पे डिवीजन एंड प्लानिंग करें उतना अपना वाटर सप्लाई का प्रेशर हो या फिर ड्यूरेशन भी हम अच्छा दे सकते हैं। तो हर एक ऐसे डीएमएस को हमने वाटर टंकी से फिर कनेक्ट किया है। तो आवश्यक एडिशनल वाटर टैंक्स का भी कंस्ट्रक्शन इस स्कीम्स में चल रहा है। तो इस प्रकार हमारी ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसका ही परिपाक यानी आप देखिएगा कि जो अपने सिटी में टैंकर्स चलते थे, 2 तरीके के चलते थे, जहाँ पे कोई एरिया में वाटर पाइपलाइंस नहीं है, अनसर्व्ड एरियाज है वहाँ पे, तो उसके टैंकर्स तो काफी हद तक अभी कम हो गए हैं। और एट द सेम टाइम जहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है या फिर कोई कंटेमिनेशन का इश्यू है, उसका भी जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए जो टैंकर चलते थे उसकी संख्या भी कम हो गई। और हमारा गोल ये है कि दिसंबर ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक हमारे सिटी में ये सब वाटर टैंकर से जो वाटर सप्लाई है वो हम बंद कर सके और सभी को पाइप्ड वाटर जो है वो दे पाए। धीरे धीरे हम
ड्यूरेशन जो है वाटर सप्लाई का सभी एरियाज में सिटी के ड्यूरेशन एंड प्रॉपर प्रेशर से पानी हो, इसके लिए भी हम जो है OCW के साथ मिलके ये कर रहे हैं। एक सर बड़ा ज़रूरी सवाल है जो आपके भी इंटरेस्ट का, आपके भी पसंद का सवाल है, ग्रीवेंसेस को लेकर कि नागरिकों की जो शिकायतें हैं उसके समाधान को लेकर आप बहुत ज़्यादा सख्त भी दिखे और अधिकारियों की कई बारी आपने क्लास भी लगाई। जो नागपुर महानगर पालिका के कई अधिकारी जो हैं जो इस काम में लापरवाही बरतते हुए नजर आए, तो हमने ये भी देखा कि आपने बहुत सख्ती बरती। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और नागपुर महानगर पालिका ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने पोर्टल्स के माध्यम से, अब चूंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है तो लोग इसी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं और नगर सेवकों वाली व्यवस्था भी नहीं है अभी इस समय, तो उसका स्टेटस किस तरीके से है और उसमें किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका बढ़ रही है और नागरिकों की जो समस्याएं हैं उन्हें बेहतर ढंग से तत्काल जो है दूर किया जाए, इसको लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? आपको पता है कि नागरिकों की समस्या इससे पहले यानी जब अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तब एक तो उन लोगों को ऑफिस में आना पड़ता था या फिर जैसे नगर सेवक की अपनी एक सिस्टम थी कि उनके थ्रू ये समस्याएं हमारी तरफ पहुंचती थी और हम उनका निराकरण करते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, वेब पोर्टल्स या फिर अपने NMC के अलग अलग एप्लीकेशंस जो है हमने लॉन्च कर दिए, तो इसमें डायरेक्ट सिटीजन के साथ जो कांटेक्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को जो भी ग्रीवांसेस हो, जो NMC से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे चौके की समस्या हो गई, कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, ऐसे कई सारी समस्या अगर NMC के से रिलेटेड डिपार्टमेंट से हो तो डायरेक्टली वो उसको उस सिस्टम में पंच कर पाए और वो हमारे पास कोई भी इंटरमीडियरी के बिना हमारे पास पहुंचे और उसका हमने SLA भी मार्क किए हैं कि ठराविक टाइम लिमिट में उसका हमको निराकरण करना है। तो वो अगर हम करते हैं तो सीधा लोगों तक पहुंचने का एक हमारा ये इम्पोर्टेंट जरिया है। और लोगों को बेसिकली कॉरपोरेशन से जो छोटी डेली चीज़ों की दिक्कतें आती है उसके लिए उनको कॉरपोरेशन में या फिर वार्ड ऑफिस में आने की ज़रूरत ना पड़े, उनको घर बैठे या फिर अपने एरिया से ही वो अपना प्रॉब्लम बता पाए। इसलिए ग्रीवांस रिड्रेसल की सिस्टम अच्छी तरीके से होना बहुत आवश्यक है। वो हमने एप्लीकेशन, वेब पोर्टल, अभी हम आगे जाके हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू करने वाले हैं, वो भी प्रोसेस में है। तो ये हमने अवेलेबल करवा दी है और लोगों का इस सिस्टम पे तभी भरोसा बढ़ेगा जब हम उन्होंने जो डाली हुई कंप्लेंट्स है उसको विद इन टाइम रिजॉल्व कर पाए। तो इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हम HOD की रेगुलर मीटिंग लेके अभी इंश्योर करते हैं कि जो भी समस्या है उसको हम टाइम लिमिट में क्लियर कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि जो समस्याएं होती है कि जो अतिक्रमण की समस्या है या फिर कई बार कुछ बड़े काम की रिक्वायरमेंट डाली जाती है जो फाइनेंशियली उस साल के बजट में अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी समस्याओं को शायद समय लग सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है हमारी यंत्रणा के थ्रू हम तुरंत उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे समस्या विद इन टाइम लिमिट क्लियर करने के लिए हमारा एक पूरा ये है फोकस है और डिपार्टमेंट उसी तरह से हमने सभी HODs और नीचे हमारी फील्ड मशीनरी को भी इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एक और चीज़ को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा सख्ती है, वो कामों की गुणवत्ता को लेकर। दो चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि ऑनलाइन टेंडर के जरिए के काम हो और टेंडर को तोड़ के काम ना हो। ये दोनों ही बड़े ज़रूरी हैं अगर गुणवत्ता के लिहाज से कामों को देखना है। तो इसके बारे में आप बताइए कि अगर ऐसा हो तो काम कितने बेहतरीन होंगे और नागपुर महानगर पालिका की जिस तरीके से प्रैक्टिस और जो काम करने का एक तरीका था उस पर एक तरीके से नियंत्रण जैसा भी है, क्योंकि कामों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इससे बहुत हद तक संभव ये है कि कामों की गुणवत्ता जो है वो बेहतर हो। नहीं, कामों की गुणवत्ता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर काम पे पब्लिक मनी हम स्पेंड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आउटकम है वो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए तो एक तो हमारी फील्ड की मशीनरी की मॉनिटरिंग जो है वो इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक है। उसमें एग्जिस्टिंग मैन पावर तो है, बट उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अभी हम कुछ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी कर रहे हैं कि कई बार वैकेंसी की वजह से हमारी सफिशिएंट मैन पावर नहीं होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है तो ध्यान नहीं दे पाते, पर ऐसा ना हो इसके लिए भी अभी हम एडिशनल मैन पावर जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हमने लगाए हुए हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ वर्क में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज तो हम हमारे तरफ से करेंगे नहीं, और मेरे सामने अगर कुछ ऐसी चीजें आती है तो हमने फाइन्स भी कई जगहों लगाए हैं, एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने ब्लैकलिस्ट भी किया हुआ है। तो इसके लिए तो हमारा ये फोकस है ही। साथ ही में
कई बार ऐसे दिखता है कि छोटे छोटे काम तोड़े जाते हैं ई टेंडर की जो प्रोविजन है उससे उसको अवॉइड करने के लिए, तो उसके लिए भी हमने आवश्यक सर्कुलर निकाला है। इससे क्या होता है कि कई बार वो छोटे काम जो होते हैं मल्टीपल काम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे मॉनिटरिंग भी वीक हो जाती है और फिर टेंडर प्रोसेस बाईपास होने के साथ वजह से कई बार फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है कॉर्पोरेशन को, तो ये अवॉइड करना बहुत आवश्यक है, तो उस पर भी हमारा जोर है। अब तो आप एक काम ये भी कर रहे हैं कि जो नागपुर महानगर पालिका के अलग अलग विभागों के द्वारा जो काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग एक्सपर्ट्स करें, इसको लेकर आपने कमेटी बनाने की एक तरीके से पहल की है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो काम हो रहे हैं उस पर जो है मॉनिटरिंग रहेंगी, एक्सपर्ट्स अपने राय देंगे। घन कचरा विभाग के लिए आपने क्या है, इसके बारे में बताइए, और क्या ये इस तरीके की जो व्यवस्था है वो अन्य विभागों के लिए भी इम्प्लीमेंट की जाएगी क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उनको मॉनिटर करने के लिए तो आउटसाइड एक्सपर्टीज भी लाना बहुत ज़रूरी है। यानी जैसे आप जायका का प्रोजेक्ट ले लीजिए, नाग रिवर का, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक एक्सपर्ट लोगों की जो कमेटी है वो तैयार की है ताकि जो भी काम हो रहा है वो टेक्निकली परफेक्ट किया जाए जी। उसी प्रकार हमारे लेवल पे भी हमें अभी घन कचरा व्यवस्थापन में हमारे पास ये भी ऐसे काम है कि जिसका अनुभव है, ऐसी मैन पावर कॉर्पोरेशन के पास अभी इन हाउस अवेलेबल नहीं है। तो हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना रहे हैं जिससे फिर हम जो उसका अनुभव है, उसकी एक्सपर्टीज है, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या फिर हमारे प्रपोज प्रोजेक्ट्स है उसमें उसकी सहायता ले पाए। तो यानी इन हाउस एक्सपर्टीज के साथ साथ कोई कंसल्टेंट है या फिर थर्ड पार्टी है जो अपने VNIT से हम कई बार चेकिंग करवा लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करवाते हैं, तो ये एक वॉच होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं वो भी सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, वो इंश्योर करने के लिए। जी सर, कामों की बात होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल है नागपुर महानगर पालिका की वित्तीय स्थिति को लेकर। आपने बजट जो पेश किया था उसका आंकड़ा 5,000 5,500 के आसपास पहुंच गया था। तो नागपुर के लिहाज से तो महानगर पालिका अगर वो बजट पेश करिए तो आंकड़ा बहुत बड़ा जैसा दिखाई देता है। वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए किस तरीके से कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा जो विषय ये भी है कि जिस तरीके से नागपुर महानगर पालिका को आय के लक्ष्य की अपेक्षा होती है वो हासिल नहीं होता। संपत्ति कर बड़े पैमाने पर सैकड़ों करोड़ का अब भी जो शहरवासी हैं उन पर जो है वसूल नहीं हुआ है। तो ऐसे में नागपुर महानगर पालिका की आय बढ़े, उसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो निधि मिल रही है, उसके माध्यम से तो काम चल ही रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 24-25 का जो हमने बजट प्रेजेंट किया था, अराउंड उसमें टोटल बजट था 5,000 करोड़ के आसपास था। उसमें एक मेजर कंपोनेंट जो था स्टेट गवर्नमेंट से जो हमें ग्रांट्स मिलती है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स आती है, वो भी एक मेजर कंपोनेंट था। इसमें कोई ये नहीं है कि विद द हेल्प ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हम कई सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के काम है वो कर पा रहे हैं जी। बट साथ ही में जो हमारी खुद की GST ग्रांट्स आती है, स्टैम्प ड्यूटी का डिवोल्यूशन होता है, ये इसका भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। हमारे जो 3-4 मेन ओन रिसोर्सेस है कि जिसके थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी अभी हमने देखा है कि एक तो बेटर कलेक्शन सिस्टम पे हमने ध्यान दिया हुआ है, सब अपना GIS टैग्ड अभी हो गए हैं। जो भी प्रॉपर्टीज छूटी हुई है उनको हम अभी उसका GIS प्रॉपर लोकेशन यानी जियो रेफरेंसिंग करके उसका पूरा डेटा कलेक्शन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू चल रहा है। तो उससे एडिशनल कुछ जो प्रॉपर्टीज आई हुई है वो जो हमारे टैक्स नेट में नहीं है उसको डिटेक्ट किया जाएगा। साथ ही में आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने कुछ अभय योजना वगैरह भी लाई थी जिसकी वजह से जो थकबाकी जिनको होती है उसमें हमने कुछ सहूलियत दी थी और वो भी फिर उसकी वजह से हमारा कलेक्शन भी इम्प्रूव हुआ था जी। तो प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें भी कई सारे हमें चार्जेस और प्रीमियम की वैल्यू जो है वो जमा होती है। इस बार यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मार्च 24 में, तो वहाँ तो प्रॉपर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की आय जो है प्रॉपर्टी टैक्स से आगे निकल गई जी। लैंड मोनेटाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने नगर पालिका में, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट हो या फिर बाकी कोई अपनी जो महानगर पालिका की जमीन है उससे हम जो आय जनरेट कर रहे हैं लैंड मोनेटाइज करके, तो उसके वजह से भी महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होगी। तो अलग अलग फ्रंट्स पे अभी जैसे वाटर टैक्स के चार्जेस का कलेक्शन हो या फिर आपली बस सेवा की सुविधा इम्प्रूव करके उसका भी कलेक्शन सिस्टम इम्प्रूव करे, हमारे मार्केट्स का इम्प्रूव करे,
इस प्रकार हर एक अलग अलग जो हमारे रिसोर्सेस है रेवेन्यू जनरेशन पे, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि नागरिकों से आप किस तरीके से अपील करेंगे, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में हम बार बार जो है वो पीछे हो जाते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। शहर को जिस तरीके से नागपुर महानगर पालिका अपने दम पर तो नहीं कर सकती है कि साफ़ सुथरा कर ले, उसको बेहतर कर ले। प्रशासन अपने स्तर पर बहुत हद तक जो है वो चीज़ों को कर रहा है, करता है। तो एक तो ये कि स्वच्छ सर्वेक्षण में नागपुर महानगर पालिका शहरवासी किस तरीके से भाग ले, उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? और नागपुर महानगर पालिका का जो प्रशासन है उसका और आम पब्लिक का सोशल कनेक्ट बेहतरीन हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है नागपुर महानगर पालिका के द्वारा, या क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में अगर आप जानकारी दें। नहीं, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में तो मैं कहूँगा कि सिटी में हमेशा से ही हमें सिटीजन पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। कुछ इश्यूज प्रोसेसिंग के बारे में थे, वेस्ट प्रोसेसिंग के बारे में, उसके लिए भी अभी महानगर पालिका के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली हमें इस बार मिलना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण में। जैसे कि आपने बताया कि सिटी को अगर हमें क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, तो महानगर पालिका के सिस्टम इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, वेस्ट सेग्रीगेशन हो प्रॉपरली। जब आप कचरा डाल रहे हैं तो प्रॉपरली डस्टबिन में डालें या फिर हमारे वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स में दे। कोई अगर लिटर कर रहा है तो उस पर थोड़ा सा एक आजू बाजू के लोगों ने भी कुछ सोशल प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई अपनी सिटी है, आप इसको ख़राब मत करिए। तो ये अगर लोगों के तरफ से जो पार्टिसिपेशन है हमें अभी तक काफ़ी हद तक मिला है और भी मिलेगा, इससे इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, ये मेरी अपेक्षा है। साथ ही साथ हमारे जो अलग जैसे इनिशिएटिव्स चलते हैं अपने सिटी के बारे में, जैसे स्वच्छ वार्ड हो गया था, स्वच्छ मार्केट है, ट्रिपल आर का यूज़ है, बीच में अभी दिवाली में हमने रिसाइकलेबल मटेरियल कलेक्ट किए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए जो एनजीओज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, लोगों के ग्रुप, यानी अलग अलग लोग अपने लेवल पे भी वो आके इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स के साथ हम फिर जुड़ना चाहते हैं इन लोगों के साथ। और जैसे जैसे हमारी सिस्टम के हमारी सर्विसेज इम्प्रूव होती जाएंगी, वैसे वैसे लोगों को भी एक हमारे सिस्टम पे भरोसा बढ़ेगा कि महानगर पालिका भरकस कोशिश कर रही है इसके लिए, तो हमने भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो भी हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं। प्लस बल्क वेस्ट जनरेटर्स जो है उनको अपने लेवल पे उन्होंने प्रोसेसिंग करना अपेक्षित है। उनको हमने जो पूरे गाइडलाइंस है वो दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन है, रूल्स वगैरह है वो भी दिए हुए हैं। तो ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी खुद के लेवल पे उस प्रोसेसिंग का कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। लोग ये हमारे जो यानी अलग अलग जो इनिशिएटिव चलते हैं उसके थ्रू तो हमारा लोगों से इंटरेक्शन होता ही है, प्लस हमारा सोशल मीडिया कनेक्ट भी इम्प्रूव हो, इसके लिए हमारा सोशल मीडिया सेल है, उनके थ्रू भी हमारे मैसेज जो है हम देते हैं। तो ऐसे अलग माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़ते हैं और मेरी सभी यानी आपके थ्रू भी सब लोगों से अपील है कि हमेशा की तरह इस बार भी लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए। आगे भी जाके अपनी सिटी को अगर हमें क्लीन और ग्रीन रखना है तो आपके सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जी, चलिए सर, आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। वैसे तो नागपुर महानगर पालिका से जुड़े हुए तो कई सवाल हैं और ऐसे 3-4 इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके हो सकते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर एक बार आपका समय लेंगे और फिर हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगे नए सवालों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।